हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द अकाउंटिंग, हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन लगवाया था कॉस्ट पे। जैसे कि एसएलएम में हमने पढ़ा था, एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है, हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगता है। ठीक है, बट क्या होता है कभी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन नहीं होती है। ठीक है, और बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या, थोड़ा सा ये भी समझेंगे। कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आप 2,000 रुपये में खरीद के लाए तो आपने उसको कॉस्ट मान लिया। ठीक है, अकाउंट्स में कॉस्ट का टर्म थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। सो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करें तो आप कॉस्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ एसेट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट्स में यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट माना गया, ठीक है, कॉस्ट में कई चीज़ों को इंक्लूड करा जाता है। आप नॉर्मली क्या समझते हो कि आप दो सपोज करो आप टीवी लेके आए हो, आप टीवी लेके आए और सपोज करो उसकी कॉस्ट है वो 30,000 है। सो आप उस दुकान वाले ने आपको 30,000 में दी, आप समझोगे कि इसकी कॉस्ट 30,000 है और नेक्स्ट टाइम आप डेप्रिसिएशन भी किस पे लगा लोगे, 30,000 पे लगा लोगे। बट बिजनेसेस में नॉर्मली अकाउंटिंग के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे हम समझते हैं कॉस्ट का क्या मतलब है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो ये कहते हैं कि देखो, जो आप परचेज करके लाए, यानी कि परचेज, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे, परचेज प्राइस ऑफ एसेट इसमें आता है। ये हो गया हमारा, ये तो आप लेते ही हो तो उसको आप पहले से कॉस्ट मान रहे थे। बट इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आपका आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर एक्सपेंस आते हैं इसमें, आप इसको भी इसमें ऐड करते हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ऐड होती हैं जैसे कि फ्रेट। बात करेंगे अभी इन पॉइंट्स पे कि बेसिकली ये क्या है। फ्रेट के अलावा आपका जो इंटरेस्ट होता है कई बार अप टू रेडी टू यूज कंडीशन, ये हो गया आपका कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। सो ये वो वाला होता है जिसपे आईटीसी नॉट अवेल होता है। बताऊंगा अभी क्या होता है ये नॉट अवेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी, सो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है, देन इसके बाद जो निकल के आएगा दैट इज ऑल कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, अब हमने कॉस्ट ऑफ एसेट को थोड़ा समझ लिया कि हाँ ठीक है, परचेज प्राइस में हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, देन उसको हम कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, सो अब क्या क्या ऐड करनी है हमें वो भी देख लिया। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन ना हो। पहली बात, आपको इतना टेक्निकल होना नहीं है, मैं बेसिक सा लॉजिक देता हूँ। देखो, पहले हम पहले की बात करते हैं, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर आप नॉर्मली अगर आप एक मशीन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे हम मशीन खरीद के लाते हैं। सपोज करो आप, ये आपका, आपके घर की बात कर लेते हैं। ये जो वो टीवी है, ठीक है, जो कि आप खरीद के लाए थे, जो आपको 30,000 की पड़ी है। ठीक है, आप दुकान से लेकर आए, ठीक है, या मॉल वगैरह से कहीं से लेके आए। सो वहाँ पे ये 30,000 रुपये की आपको ये पड़ी है। ठीक है, दुकान वाले ने आपको 30,000 बोला दे दो, आप टीवी ले जाओ। आप अभी तक इसे कॉस्ट समझ, लेकिन आप एक बात बताओ, अभी आप इसे वहाँ से, अब आपका घर भी काफ़ी दूर है, तो वहाँ से यहाँ तक ये आपके घर पे जाएगी, तो आप कुछ किराया नहीं दोगे क्या? आप कुछ किराया भी दोगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उस किराए को भी हमारे अकाउंट्स में कहते हैं कि इस किराए को भी आप क्या मानोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट ही मानोगे। क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि जब तक कोई एसेट, जब तक, हिंदी में लिखते थोड़ा सा, जब तक, जब तक कोई एसेट, कोई एसेट रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता, नहीं आ जाता, तब तक, तब तक उस पर होने वाले, उस पर
होने वाले सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे। ठीक है। सो जब तक कोई भी एसेट आपका बिजनेस में ये होता है कि जब तक आपका एसेट कोई रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आता तब तक उस पर होने वाले सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि आप 30,000 रुपये का यहाँ पे टीवी खरीद के लाए हैं। अब घर हम यहाँ से हटा देते हैं, हम सीधे बिजनेस में इसको लेके जाते हैं। अब आपका बिजनेस काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे आपका बिजनेस है। ठीक है। सो यहाँ से आप जैसे घर ले जाओ बिजनेस में ले जाओगे, कुछ आपको रास्ते में किराया देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई लाइक कार वार ऐसी बड़ी सी नहीं है इसमें आप रख सको तो जाहिर सी बात है आप कुछ टेम्पू वगैरह मंगा लोगे, तो इस तरीके से आपको कुछ किराया भी देना पड़ा। और मान लो उसने ले लिए यहाँ पे 100 या 200 रुपये ही ले लिए ले जाने के। ठीक है। सो ये भी क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नहीं कि अब आपकी कॉस्ट आपको 30,000 नहीं पड़ी है एक टीवी की, आपको कॉस्ट पड़ी है 30,200 रुपये। इस किराए को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेट। क्या बोलते हैं? फ्रेट बोला जाता है। ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा जस्ट अभी कि जब भी परचेज करेंगे हम कोई चीज़ तो उसका फ्रेट भी उसमें ऐड कर देंगे तो कॉस्ट निकल के आएगी। अब दूसरी बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लिखा हुआ है। सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, ये आपका ऑफिस है, अब आप इसको यहाँ पे ये उसकी दीवार है, यहाँ पे इसको लगवाना चाहते हो टीवी को। अब आप दीवार में लगवाना चाहते हो तो आप खुद से इसको ले जा करके थोड़ा ना लगा दोगे अंदर। ठीक है, कि खुद से छेद करा तो नॉर्मली क्या करते हैं, अब आप इतनी बड़ी टीवी लेके आए हो, 30,000 रुपये ख़त्म करके आए हो, तो आप चाहोगे ये आराम से सेफली लग जाए। तो नॉर्मली कंपनीज वहीं से आपके लिए अपने पर्सन स्पेस देती हैं जो एक्सपर्ट होते हैं लगाने में, वो आएंगे एंड आपकी दीवार में जो भी है आप छेद वेद करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद टीवी को वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर आपको इसमें कोई लाइक डिश टीवी चलाना है, ठीक है, या कोई भी एंटीना वगैरह को कनेक्शन करना है तो वो भी कर देंगे। ठीक है। बट इट्स नॉट फ्री, समटाइम इट कॉस्ट। कभी कभी तो हमें फ्री में फैसिलिटी मिल जाती है, बट कभी कभी हमें इसकी कॉस्ट लगानी पड़ जाती है। ठीक है। सो इसकी कॉस्ट अगर हमें देनी पड़ गई, ठीक है, इसे कहते हैं हम सर इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। यानी कि 30,000 की मशीन थी, टीवी थी, 200 रुपये तो आपने इधर ख़त्म करे इसको लाने में, फिर उसके बाद सपोज करो आपने करीबन 500 या 1000 रुपीज़ आपने इसको इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिए। अगर आपने 500 भी दिए हैं तो 700 एडिशनल कॉस्ट आ गई है। यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट आपको इस टीवी को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने तक पड़ी है वो हो गई आपको 30,000 प्लस 200 प्लस 500, यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट आई है वो आई है 30,700 रुपये। पॉइंट समझ रहे हो? यानी कि कॉस्ट जो हो गई आपकी वो 30,700 हो गई। ठीक है। अब थोड़ा सा और पॉइंट को समझते हैं। इसी प्रकार से आपका इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट अप टू रेडी टू यूज लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको कोई बड़ा एसेट परचेस करके लाना है। ठीक है। अब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने कहीं से लोन लेके देन आपने क्या करा है, लोन लेने के बाद आप इसको खरीद के लेकर आए हो। ठीक है। तो जब तक ये रेडी टू यूज में कंडीशन है तब तक का जो भी खर्चा हुआ होगा आपका, वो इंटरेस्ट पे करा होगा या आपने लाइक कोई भी कॉस्ट आपने पे करी हुई प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह, वो भी आप इसकी कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंस हुआ है आपको इसको लेकर आने में। ठीक है। इसके अलावा आपका एक कहता है इनपुट जीएसटी आईटीसी नॉट अवेल। देखो होता क्या है, नॉर्मली आप जब एसेट परचेज करते हो, ठीक है, तो इस पर आपको इनपुट जीएसटी की छूट मिल जाती है। ठीक है। इसको जैसे आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है, आप कभी भी जीएसटी पढ़ेंगे देन वहाँ आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे ऐसे समझें कि हमें कई बार गवर्नमेंट कुछ जीएसटी, जब से आपको तो पता होगा जैसे कुछ भी खरीद के लेकर आओ तो उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो नॉर्मली आप कोई भी एसेट परचेज कर लाओगे उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट बिजनेसेस को, क्योंकि बिजनेसेस सेल भी कर रहे होते हैं परचेज भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी जीएसटी का फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है। तो लेकिन अब गवर्नमेंट को ये बात पता है कि जीएसटी का फ़ायदा ले लेंगे तो मतलब ये टैक्स से बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे एसेट्स जो हम खरीदते हैं उस पर हमको जीएसटी का फ़ायदा नहीं देती है। कहती है देखो अगर आपने ये खरीदा है उस पर आपने जीएसटी पे करा है ना, तो इस पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो वो फिर हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कोई एसेट जिसमें हमें जीएसटी आईटीसी नॉट अवेल है, मतलब हमें कोई भी उस पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम जीएसटी पे छूट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। उस पर ऐसा कुछ है तो जाहिर सी बात है वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगला है हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी। अब सपोज करो इम्पोर्ट ड्यूटी को थोड़ा सा समझते हैं।
अब फिर से ही आपको हम एक टीवी ही मंगवा लेते हैं, ठीक है, टेलीविज़न ही बार बार मंगवाते हैं। सो ये हमारी टीवी आप मंगवा रहे हो, लेकिन इस बार इंडिया में आप थे, ठीक है, इंडिया में ये टीवी मिल रही थी, ठीक है, बट आपको या नहीं मिल रही थी, ऐसा कुछ हो गया। तो आपने क्या करा, देखो टीवी ही तो चाहिए आपको, जब टीवी देखनी ही तो है, इंडिया में और भी तो टीवीज़ अवेलेबल है, आप उन्हें परचेज कर लो, देख लोगे अच्छी से अच्छी टीवी अवेलेबल है। बट नहीं, आपको तो फ़ॉरेन से चाहिए। कहाँ से चाहिए? फ़ॉरेन से चाहिए, लाइक अमेरिका या फिर फ्रांस, रशिया, यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री से, वहाँ से आपको कोई स्पेशल टाइप की टीवी मंगवानी है, ठीक है। अब टीवी इंडिया में थी, आपने नहीं ली, आप बाहर से मंगवा रहे हो। तो बाहर से मंगवाने में क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का जाता है पैसा। अब आपको कोई गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी, पैसा तो मैं खुद देता हूँ। तो सर आप तो देते हो इंडियन करेंसी में पैसा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बदले जब इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं वहाँ पे अपनी जेब से डॉलर्स निकाल के देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं सर? डॉलर्स। यानी कि आप इंडियन करेंसी गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट आपके बदले पेमेंट करेगी डॉलर्स दूसरी कंट्री में, एंड देन वहाँ से क्या आएगी, ये टीवी आएगी, ठीक है। अब देखो डॉलर्स जो है वो किसी भी कंट्री के लिए या कोई भी फॉरेन करेंसी हो गई, वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो कल को इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, ठीक है। अब आपकी ये टीवी खरीदने के कारण, टीवी अवेलेबल थी, आपने फिर भी मंगाई, और आपकी इस टीवी खरीदने के कारण गवर्नमेंट को अपने देश का जो फॉरेन रिजर्व था, जो किसी इंपॉर्टेंट काम में लिया जा सकता था, वो बाहर चला गया आपकी वजह से। तो गवर्नमेंट कहती है देखो तुमने कितने में मंगवाई, आपने कहा सर 50,000, गवर्नमेंट कहती है ठीक है 50,000 में मंगवाइए ना, इस पर हम लगाएंगे इम्पोर्ट ड्यूटी। क्या लगाएंगे सर? इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब एडिशनल एक टैक्स लगेगा क्योंकि आपने ये बाहर से मंगवाई है। मान लो अब कितना भी हो सकता है इस पर, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग है। सो मैं मानता हूँ कि मान लो उसने 10,000 रुपये उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी कि आपको 10,000 रुपये जो है इसमें एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो अब फ़ॉरेन से तो 50,000 में आपने खरीदी, बट आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये कितने में आपके घर तक पहुँचेगा? ये तो पहुँच जाएगा 60,000 का बिल। तो ये भी तो आपकी कॉस्ट हो गई है, यानी कि 50,000 की चीज़ अब आपको कितने की पड़ रही है? 60। तो इसी प्रकार से कई बार इंपोर्ट ड्यूटी में आपको कुछ एडिशनल पैसा चला जाता है उस एसेट को परचेज करने में, और तो आपको भी उस इंपोर्ट ड्यूटी को किस में ऐड कर दो, आप उसको कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो मान लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट पढ़े हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि परचेज प्राइस तो लेंगे ही, कभी अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी वो भी ले लेंगे, अगर हमने कोई फ्रेट वगैरह पे करना पड़ेगा हम वो भी ले लेंगे। इसके अलावा अगर हमें कोई इनपुट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अप टू रेडी टू यूज़ कंडीशन तक, अगर हमने उधार लेके खरीदा है तो वो भी हम ले लेंगे। इसके अलावा इनपुट जीएसटी अगर हमें नहीं मिला तो वो भी ले लेंगे। जैसे कि इनपुट जीएसटी में आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो ये बिजनेसेस है, ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, एक कार खरीदी है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये जो कार दिख रही है आपको, मैं जैसे नॉर्मली होता है कि बिजनेसेस को उन चीज़ों पे छूट मिल जाती है जो नॉर्मली बिजनेस यूज़ में होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करो। बट कार में प्रॉब्लम ये है कि आप चाहो तो इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप बिजनेस के लिए यूज़ कर ही रहो, साथ में आपने घर ले आके खड़ी कर दी, अब घर पे भी यूज़ हो रही है। तो अभी गवर्नमेंट हर किसी बिजनेस को पकड़ पकड़ के तो रोक नहीं पाएगी कि भाई साहब तुम यूज़ कर रहे हो घर के लिए या बिजनेस के लिए। तो इस केस में जब भी आप बिजनेस के नाम पे कार्स खरीदते तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो इनपुट जीएसटी का जो क्रेडिट है जो आपको मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है सर। तो मतलब ऐसे है कि आपने 1 लाख की कार परचेज करी, इस पर जीएसटी लग रहा था सपोज करो 10,000 रुपये का, तो आपको आपने देने कितने पड़ गए? 1,10,000 देने पड़ गए आपको। अब आपने तो 1,10,000 दे दिया, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इसमें से आपके 10,000 जो थे वो रिटर्न हो जाते थे जीएसटी के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब ये 10,000 रिटर्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने कार खरीदी है, ठीक है, और कार आप बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हो। इसीलिए अब 1,10,000 के आपके 1,10,000 गए, तो पहले 10,000 वापस आ जाते थे, बट अब वो नहीं आएंगे। तो कॉस्ट आपकी अभी 1 लाख नहीं है, अभी कितनी है? 1,10 हो गई है। इसीलिए हम इनपुट जीएसटी को क्या कर देते हैं, आईटीसी इस पर अवेलेबल नहीं होता, उसको हम ऐड करते हैं। आईटीसी का मतलब होता है इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं आपको, जैसे अब ये सारी टर्म्स आपको एक साथ नहीं मिलने वाली हैं, बट कुछ बेसिक है जो मैंने आपको बता दी। जैसे कि इंस्टॉलेशन, अब ये लॉजिकल है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आप जोड़ सकते हो, फ्रेट जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं वो ऐड होंगी उस पर परचेज प्राइस ऑफ एसेट पे, उसके बाद ही हम कहेंगे कि हाँ अब ये इसका कॉस्ट है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन सा दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करो अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक मशीन खरीद के लाए हो, इसकी प्राइस है 1 लाख रुपये, ठीक है। इस पर आपने इंस्टॉलेशन
एक्सपेंस भी पे करे हैं 10,000 रुपये। कितने पे करे हैं? 10,000। इसके अलावा आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करी है, इंपोर्ट ड्यूटी 20,000 रुपये। और आपको इसे लाने में जो है मशीन थी काफ़ी बड़ी, तो इसको लाने में आपको कुछ फ्रेट भी देना पड़ा है, मतलब कोई ट्रक वाला सपोज करो लेकर आया है, छोटा ट्रक वाला, सो उसमें भी आपको देने पड़ गए 1,000 रुपये। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इस पर डेप्रीशिएशन लगाओ। क्या लगाओ? डेप्रीशिएशन एट द रेट कहता हूँ मैं 10% का लगाओ और SLM मेथड से लगाओ। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे? तो अब डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आपको चाहिए क्या? कॉस्ट चाहिए सर। कॉस्ट इसमें गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कॉस्ट हमारी हो जाएगी कैसे? 1,00,000 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस इंस्टॉलेशन 10,000, फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करी है आपने 20,000, और फेरेट भी आपने पे करा है 1,000 रुपये का। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 20 × 10 = 30, 1,31,000 कितनी हो जाएगी? ओके, अब मैं आपसे कहूँ इस पर डेप्रीशिएशन लगाओ 10% का। तो ईयर 1 की मैं बात करता हूँ, डेप्रीशिएशन कितना आएगा? कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ईयर कर लेते हैं कॉस्ट, यहाँ पे डेप्रीशिएशन, यहाँ पे आ जाएगी हमारी बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ईयर 1 कॉस्ट कितनी है हमारी? 1,31,000। डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 13,100 रुपये। ठीक है, और जो भी आपका बचेगा 131,000 में से माइनस कर दोगे आप 13,100 रुपये, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो है डेप्रीशिएशन ईजिली हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ एसेट का जो कॉन्सेप्ट था आपको आई होप समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑन इट। और ये बात आप इसको क्वेश्चन को करने से पहले जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब तक कोई एसेट जो है वो रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाता, तब तक उस पर होने वाले सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? उसकी कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लाइन थी, इसको आप थोड़ा सा याद रखने के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम सीधे अकाउंटिंग के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइक कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, जैसे कि प्रोविजन, नॉन प्रोविजन टाइप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।